नमस्कार दोस्तों, चाहे बाहर 45 डिग्री की तपती गर्मी हो या तेज बारिश की वजह से पानी भर गया हो, चाहे आंधी चल रही हो या पोल्यूशन ज्यादा हो, चाहे दिन हो या रात हो, आज इस कन्वीनियंस के जमाने में हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम हमेशा अपने घर के कंफर्ट से जो चाहे वो ऑर्डर करके मंगा सकते हैं सिर्फ एक स्मार्टफोन ऐप के जरिए। लेकिन क्या कभी आपने उन अनजान लोगों के बारे में सोचा है जो ये काम करते हैं? कभी चीजों को उनके पर्सपेक्टिव से सोचकर देखा है? ऐसे लोगों को गिग वर्कर्स बुलाया जाता है। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के एक सर्वे के अनुसार ऑन एवरेज एक गिग वर्कर हमारे देश में 69.3 आवर्स काम करता है एक हफ्ते में। यह ऐसा हो गया कि मान लो हफ्ते में आप 7 दिन काम कर रहे हो ऑलमोस्ट 10 घंटों के लिए, और कोई संडे की छुट्टी भी ना मिलती हो। फॉर कंपैरिजन इसी सर्वे में बाकी वर्कर्स की एवरेज है 56 आवर्स पर वीक। हमारे सीनियर हमें कोरियर तो दे देते हैं, उनकी हेडेक सारी हम पे आ जाती है। कम से कम 8 घंटे से लेकर 12 घंटे के बीच में हमें बाइक चलानी पड़ती है। एक एवरेज गिग वर्कर जितने घंटे काम करता है, जितना क्वालिफाइड है और जितने कम पैसे कमाता है, इतनी बुरी हालत शायद ही किसी और वर्कर की है हमारे शहरों में। कमाल की बात यह है कि एक एवरेज गिग वर्कर की क्वालिफिकेशंस बेहतर हैं बाकी और वर्कर से कंपेयर किया जाए तो, लेकिन एट द सेम टाइम 75% गिग वर्कर्स हमारे देश में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। ऑन एवरेज सिर्फ 18,000 रुपए महीने के ये कमाते हैं इतना काम करके। आज के इस वीडियो में आइए दोस्तों इस गिग वर्कर प्रोफेशन को गहराई से समझते हैं। ये जो गिग शब्द है दोस्तों, GIG, इसका मतलब होता है एक टेम्पररी जॉब या फिर एक परफॉर्मेंस एक्ट। अभी के ये गिग वर्कर्स के पॉपुलर होने से पहले यूजुअली म्यूजिशियंस और कॉमेडियंस इसका इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि इन परफॉर्मिंग आर्टिस्ट की जॉब ऐसी होती है कि इन्हें कोई रेगुलर सैलरी नहीं मिलती, इन्हें इंडिविजुअल एक्ट्स के पैसे मिलते हैं। किसी कॉमेडियन ने जाकर कहीं कॉर्पोरेट कंपनी में एक शो कर दिया तो वो उसके लिए एक गिग हो गई जिसके लिए उसे पैसे मिले। सबसे पहली बार इस गिग शब्द का इस्तेमाल एक टेम्पररी पेड जॉब के लिए किया गया था साल 1952 में, जब एक इन्फ्लुएंशियल ऑथर जैक केरुएक ने एक आर्टिकल लिखा था कैसे उन्हें रेल रोड में ब्रेकमैन के तौर पर काम करने के लिए एक गिग मिली थी। आज के दिन फ्रीलांस काम को भी इसी कैटेगरी के अंदर डाला जाता है, और पिछले 10 सालों में, इनफैक्ट पिछले 4 सालों में कोविड के बाद से एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है गिग इकोनॉमी में। अब वैसे तो गिग इकोनॉमी को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक है सर्विस बेस्ड गिग्स और दूसरी है नॉलेज बेस्ड गिग्स। सर्विस में आ गए लो टू सेमी स्किल्ड वर्कर्स जैसे कि डिलीवरी एजेंट्स, और नॉलेज में आ गई हाई स्किल्ड जॉब्स जैसे कि कंसल्टेंट्स और डेटा साइंटिस्ट। सर्विस वालों को ब्लू कॉलर गिग वर्कर्स भी कहा जाता है और नॉलेज वालों को व्हाइट कॉलर गिग वर्कर्स भी कहा जाता है। लेकिन यूजुअली जब भी गिग वर्कर्स की बात करी जाती है, यहां पर फर्स्ट कैटेगरी को ही रेफर किया जाता है। वो लोग जो उबर, ओला, जोमैटो, स्विगी, अर्बन कंपनी, पोर्टर, जेप्टो जैसी कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, जिनके काम डेस्क जॉब से हटकर हैं, और वो लोग जो इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की सर्विसेज को असली में डिलीवर करने का काम कर रहे हैं। अब थियोरेटिकली अगर हम देखें, नॉर्मल जॉब्स के कंपैरिजन में इस गिग इकोनॉमी के काफी सारे फायदे हैं दोनों एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स के लिए। इन कंपनीज के लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए क्या फायदा है? जब मर्जी हायर करो एम्प्लॉयज को, जब मर्जी फायर करो, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है एम्प्लॉय के साथ। अगर कोई पसंद ना आया तो उसे इमीडिएटली हटाया जा सकता है जॉब से, और अगर कोई पसंद आ रहा है तो इमीडिएटली उसे हायर भी किया जा सकता है। और दूसरी तरफ एम्प्लॉयज को मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी, जब वो चाहे तब काम करें, जिस कंपनी के लिए चाहे उसी कंपनी के लिए काम करें, किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। एक नौकरी पसंद नहीं आ रही तो उस नौकरी को छोड़ो, दूसरी नौकरी ढूंढ लो। साथ साथ मल्टीपल कंपनीज के लिए काम करना है वो भी पॉसिबल है, एक्स्ट्रा पैसे कमाए जा सकते हैं। और ऊपर से अगर आपकी कोई मेन जॉब है, आप इसे साइड जॉब की तरह कर सकते हो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री इनकम कमाने के लिए। चारों तरफ फायदे ही फायदे हैं। सब कुछ सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप पूछोगे फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये सारे फायदे बस थियोरेटिकली हैं, असलियत में प्रैक्टिकली देखा जाए तो हालात बहुत खराब है। नीति आयोग की 2022 की रिपोर्ट इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी को अगर हम देखें तो कोविड पैंडेमिक के आने से पहले देश में करीब 30 लाख गिग वर्कर्स थे, लेकिन यही नंबर 2021 में 77 लाख तक पहुंच गया। और इस सेक्टर में इतनी ग्रोथ एक्सपेक्ट करी जा रही है कि 2030 तक ये नंबर 2.35 करोड़ पर पहुंच जाएगा। ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन लेबर इंडेक्स हमें बताता है कि इंडिया का ऑनलाइन लेबर मार्केट शेयर 24% पर है,
यानी कि इंडिया नंबर 1 देश है दुनिया में इस मामले में। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि ज्यादातर लोग हमारे देश में गिग इकोनॉमी को सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे नहीं बल्कि अपनी मेन जॉब के तौर पर देख रहे हैं। इनफैक्ट इप्सोस रिसर्च के 2024 के सर्वे के अनुसार देश में 88% गिग वर्कर्स के लिए गिग वर्क उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है। और दूसरी तरफ इस नंबर को देखिए, फ्लोरिश वेंचर्स की सितंबर 2020 की रिसर्च, लॉकडाउन के 6 महीने बाद 90% गिग वर्कर्स ने कहा कि कैसे उनकी तनख्वाह नीचे चली गई है। 47% गिग वर्कर्स उस समय पर अपना खर्चा भी नहीं चला पा रहे थे बिना बोरो करे पैसे को। कोविड के समय पर इन लोगों को हम अक्सर कोविड वॉरियर्स, फ्रंटलाइन वॉरियर्स या लाइफलाइंस करके पुकारते थे, लेकिन ज्यादातर लोग इस प्रोफेशन में मजबूरी की वजह से आए। द लॉजिकल इंडियन ने एक करण सिंह नाम के गिग वर्कर की कहानी कवर करी थी। करण दिल्ली में पश्चिम बिहार के इलाके में रहते थे और कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। जब कोविड की वजह से कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक लगा दी गई तो इनके लिए कोई खाना पानी राशन का जरिया नहीं बचा। इनकी 2 बेटियां थी और एक बीवी थी और घर चलाने के लिए जो बर्डन था वो बढ़ता जा रहा था। फिर इनके एक दोस्त ने इन्हें गिग वर्क के बारे में बताया और इन्होंने फैसला किया कि अपनी आखिरी बची हुई सेविंग्स का इस्तेमाल करेंगे एक सेकंड हैंड स्कूटर लीज पर लेने में, और ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए डिलीवरी पार्टनर बन गए। फ्रंट लाइन वर्कर होने का मतलब था कि ये एसेंशियल गुड्स को डिलीवर करते रह सकते थे कोविड लॉकडाउन के दौरान, लेकिन देखते ही ये उनका मेन पेशा बन गया और आज ये एक बाइक टैक्सी सर्विस प्लेटफॉर्म में काम करते हैं। ऐसी कहानियों की भरमार है हमारे देश में दोस्तों, जहां पर गिग इकोनॉमी ने लोगों के रोजगार को बचा लिया। आज के दिन ये कंपनीज अपने गिग वर्कर्स को अलग अलग नामों से बुलाती है। कोई बाइक टैक्सी वाली कंपनी है, कैप्टन शब्द का इस्तेमाल करती है, कोई इन्हें एक्सपर्ट बुलाता है, लेकिन ज्यादातर कंपनीज इन्हें पार्टनर का नाम देती है। अब आमतौर पर किसी बिजनेस में अगर पार्टनर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि कोई इंसान आपके साथ भागीदारी करेगा, आपके साथ काम करेगा, जो भी प्रॉफिट और लॉसेज होंगे उन्हें शेयर किया जाएगा। लेकिन क्या गिग वर्कर्स के लिए ऐसा कुछ भी होता है? गिग वर्कर्स को काम करने के लिए जो स्कूटर या बाइक खरीदनी होती है वो खुद के पैसे से खरीदनी होती है। पेट्रोल का जो खर्चा आएगा अपनी जेब से भरना होता है। यहाँ उबर ओला ड्राइवर्स का एक बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है। मान लो किसी टैक्सी ड्राइवर ने आपको एक जगह पर ड्रॉप किया है और उस लोकेशन पर उसे कोई और राइड नहीं मिल पाती। राइड ढूंढने के लिए उसे 15-20 किलोमीटर दूर ट्रैवल करना पड़ता है किसी हॉट स्पॉट में। तो उस 15-20 किलोमीटर चलने के लिए उसे जो पेट्रोल का खर्चा आया, या कंपनी उसका 50% पे करती है? बिल्कुल भी नहीं पे करती। अगर मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे 100 रुपये का पेट्रोल चला, अगर ऑर्डर नहीं भरा तो उसका 50 रुपये कौन देगा? कंपनी देनी चाहिए ना, पार्टनर तो मतलब वही है। तो सवाल यही उठता है कि ये कैसी पार्टनरशिप हुई? असलियत में दोस्तों पार्टनर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई लीगल प्रॉब्लम्स ना हो इन कंपनीज के लिए। अगर वो कंपनीज इन्हें एम्प्लॉइज करके बुलाने लग गई तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन कंपनीज के ऊपर आ जाएंगी। इनके हेल्थ इंश्योरेंस का ध्यान रखना होगा, अगर कोई वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट हो जाता है उसकी लायबिलिटी कंपनी के ऊपर आएगी, टैक्स और एक मिनिमम वेज देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। लेकिन ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट के फेयर वर्क रिसर्च प्रोजेक्ट 2022 के अनुसार 11 इंडियन प्लेटफॉर्म्स को इन्होंने स्टडी किया था और इनमें से एक प्लेटफॉर्म भी सबूत नहीं दे पाया कि इनके गिग वर्कर्स को एटलीस्ट लोकल लिविंग वेज मिलती हो सारी वर्क रिलेटेड कॉस्ट कवर करने के बाद। सेंटर फॉर लेबर स्टडीज एट द नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु और मॉन्टफोर्ट सोशल इंस्टीट्यूट ने साथ में मिलकर एक स्टडी करी जिसमें इन्होंने ओला और उबर के टैक्सी ड्राइवर्स को देखा हैदराबाद में। इन्होंने एक बड़ी शॉकिंग चीज पाई कि जितना भी पैसा एक ड्राइवर कमाता है एक दिन का काम करने के बाद, ऑन एवरेज 40% उस कमाई का सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर ही खर्च हो जाता है। और ज्यादातर ड्राइवर्स 12 से 14 घंटे काम करते हैं ऑन एवरेज एक दिन में। मतलब सारा खर्चा उठाने के बाद इस बढ़ती महंगाई में अगर सिर्फ मिनिमम वेज तक की ही बात बन पा रही है तो यही गिग वर्कर्स एक्स्ट्रा घंटे काम करने लग जाते हैं। नोट करने वाली बात यह भी है कि ये कंपनीज खुद को कैसे डिफाइन करती हैं। ये खुद को टेक एग्रीगेटर या मीडिएटर या फैसिलिटेटर करके पुकारती हैं। कभी भी एम्प्लॉयर शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगी। फिर से लीगल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी कि ये एम्प्लॉयर बन गए और वो एम्प्लॉयज हैं, बहुत सारा खर्चा उठाना पड़ेगा, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। इस सब झंझट में नहीं पड़ना, हम तो वही टेक एग्रीगेटर हैं। ये कंपनीज अक्सर कहती हैं कि इन्होंने मार्केट को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है मिडिलमैन को रास्ते से हटाकर, लेकिन जरा सोचकर देखो दोस्तों, असलियत में इन्होंने किया क्या है कि ये खुद मिडिलमैन बन गए हैं। ये हर राइड, हर डिलीवरी, हर सर्विस का 15 से 25% कमीशन चार्ज करके खुद ही एक टेक बेस्ड मिडलमैन बन गए। और यहाँ अगर इन टेक कंपनीज की बात कर ही रहे हैं तो ये भी जान लेना जरूरी है कि इन कंपनीज का सॉफ्टवेयर और इनके एल्गोरिथम्स कैसे और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं इनके गिग वर्कर्स के लिए। फ्रंट लाइन ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस कवर किया अंकुर नाम के एक गिग वर्कर का। ये फादर हैं 2 बेटों के। ये 12 से 14 घंटे एक दिन में काम किया करते थे, कम से कम 6 दिन एक हफ्ते में। और काम करते थे
ये एक क्लीनर के तौर पे अर्बन कंपनी में। इनका रोज दिल्ली से गुड़गांव आना जाना होता था और एक दिन क्या हुआ कि इनका एक्सीडेंट हो गया। इसकी वजह से उस दिन की जितनी भी और जॉब्स थी, गिग्स थी, उन्होंने कैंसिल कर दी क्योंकि खुद की ट्रीटमेंट करानी थी इन्हें। और अगले दिन जब ये अपना अकाउंट चेक करते हैं तो इन्हें खबर मिलती है कि अर्बन कंपनी ने इनका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक कर दिया है। ये हैरान हो जाते हैं देखकर कि क्या कारण हो सकता है इसके पीछे, और जब इन्होंने देखा तो लिखा आता है फॉर कैंसिलिंग मोर देन 5 जॉब्स अ मंथ। 5 दिन की बात नहीं हो रही यहाँ पर, 5 जॉब्स की बात हो रही है। यानी कि इन्होंने 5 गिग्स को कैंसिल कर दिया अपने एक्सीडेंट की वजह से, और उसकी वजह से इनका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक हो गया। बहुत से गिग वर्कर्स ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कि किसी रैंडम रीजन की वजह से इनके अकाउंट को या इनके आईडी को इन एप्स के द्वारा बैन कर दिया जाता है। इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। किसी ने कंपनी को कॉल करके कोई बड़ी कंप्लेन कर दी आपके खिलाफ, या फिर आपकी रेटिंग्स कम हो गई ऐप पर, या फिर आपने छुट्टियां ज्यादा मार ली। सोचकर देखो दोस्तों, जब मैंने बताया था कि गिग इकोनॉमी के क्या फायदे होते हैं, सबसे बड़ा फायदा एम्प्लॉयज के लिए यह था कि फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। जब वो काम करना चाहें तब वो काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे रूल्स रखे जाएंगे कि अगर आपने इतनी जॉब्स रिजेक्ट कर दी तो आपको तो ऐप से हटा दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, तो ये किस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी हुई? ये तो एक तरीके की स्लेवरी हो गई कि आपको इतना काम करना ही पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको ऐप से हटा दिया जाएगा और आपकी नौकरी गई। इसी आर्टिकल के अनुसार इस अर्बन कंपनी के वर्कर्स क्लेम करते हैं कि कम से कम वर्कर्स की 4.7 की रेटिंग होनी चाहिए और रिस्पॉन्स रेट 70% से ऊपर का होना चाहिए, और साथ ही साथ 5 जॉब से ज्यादा कैंसिल नहीं होनी चाहिए एक महीने में। जहां एम्प्लॉयर की डेफिनेशन से बच के ये सारी कंपनीज फायदे उठा रही हैं, वहीं हर कंपनी अपने अलग अलग स्टाइल से इन वर्कर्स को एक्सप्लॉइट भी कर रही है। इसी फ्रंट लाइन के आर्टिकल में ये भी एग्जांपल लिखा है कि कैसे एक समय पर अर्बन कंपनी ने कस्टमर्स को डिस्काउंट्स देने के लिए वर्कर्स की पेमेंट के पैसों का इस्तेमाल किया था। पिछले साल 100 से ज्यादा डार्क स्टोर्स जिन्हें रन किया जा रहा था जोमैटो ओन्ड ब्लिंकिट के द्वारा दिल्ली एनसीआर में, उन्हें शट डाउन कर दिया गया क्योंकि डिलीवरी एग्जीक्यूटिव स्ट्राइक पर थे। क्या रीजन था इसके पीछे? क्योंकि इन डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स ने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे ब्लिंकिट के साथ, तब इनकी फीस रखी गई थी 50 रुपीज पर ऑर्डर, लेकिन बाद में इसे कम करके कर दिया गया 25 रुपीज पर ऑर्डर, और अब इसे और भी कम करके कर दिया गया था 15 रुपए पर ऑर्डर, और थोड़ा सा एक डिस्टेंस बेस्ड फी का कंपोनेंट ऐड कर दिया था। एक बहुत बड़ा इशू यहां पर यह है कि इन गिग वर्कर्स के लिए कंप्लेन करने का कोई जरिया नहीं है कंपनी को। पिछले साल हमें एक ऐसा केस देखने को मिला जहां पर ब्लिंकिट के एम्प्लॉयज को मारा पीटा गया दिल्ली में, क्योंकि उनके पास लूज चेंज नहीं थी, छुट्टा नहीं था। जनवरी 2023 का ये केस देखिए जहां पर 23 साल के मोहम्मद रिजवान को कस्टमर के कुत्ते के द्वारा अटैक किया गया जब वो एक स्विगी ऑर्डर डिलीवर कर रहे थे। कुत्ते से अपने आप को बचाने के लिए रिजवान तीसरे माले से नीचे गिर गए, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। कस्टमर ने 5 लाख रुपए की कॉम्पनसेशन दी इसके लिए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके, लेकिन स्विगी की तरफ से एक भी पैसा नहीं दिया गया। कंपनी ने कहा कि रिजवान अपने भाई का अकाउंट यूज कर रहा था डिलीवरीज करने के लिए, इसलिए इस एक्सीडेंट की उनकी कोई लायबिलिटी नहीं थी। चलो ये तो एक बहुत रेयर केस हो गया, लेकिन ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं जहां पर लोग इन गिग वर्कर्स पर चिल्लाते हैं अगर ये लेट डिलीवरी करे तो। अब वर्कर्स को अगर कोई इशू होता है तो उनके पास इकलौता जरिया होता है कि वो चैट बॉट्स का इस्तेमाल करें हेल्प के लिए। Platform based gig workers have problems in their execution of work, and in fact even when customers have issues with execution of an order, your only recourse is chatting with a bot on the platform. You're prompted with questions, you have to choose between a set of answers that the bot is providing. If you are lucky to be able to cross a stage of conversation with the bot, there will be a call that will be made to you. You don't have a toll-free number to which you can reach out and make a call. You have to wait for the call to come to you. बहुत रेयरली ही किसी ऐप में ऐसा होता है कि वो कॉल कर सके किसी इंसान को मदद मांगने के लिए। फॉर्च्यून इंडिया के अनुसार ज्यादातर कंपनीज ने ह्यूमन मैनेजर्स को हटा दिया है और वो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्लेंट्स एड्रेस करने के लिए। एज ए कस्टमर इन ऐप्स को बहुत अच्छा बनाया गया है। अगर आप कुछ ऑर्डर करने के लिए इन ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके पास बहुत अच्छे जरिए होंगे कंप्लेन करने के, और आपको अक्सर पैसे वापस भी मिल जाते हैं खराब ऑर्डर के। लेकिन इन गिग वर्कर्स के लिए सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यही कारण है कि हमें इतनी सारी स्ट्राइक्स भी देखने को मिलती हैं। फरवरी 2023 में ओला, उबर, रैपिडो के वर्कर्स ने गुवाहाटी में एक स्ट्राइक करी क्योंकि इनकी कमाई नीचे गिरती जा रही थी और कंपनीज का कमीशन रेट ऊपर जाते जा रहा था। उसी महीने 2500 ओला, उबर कैब ड्राइवर्स ने भी प्रोटेस्ट किया था हैदराबाद में कंपनीज के हाई कमीशन रेट्स को लेकर। 2 महीने बाद अप्रैल 2023 में ब्लिंकिट रेट कट्स की घटना हुई, पर स्ट्राइक्स के बावजूद
रेट्स उतने के उतने ही रहे। अब बहुत से लोगों को इन कंपनीज का रेटिंग सिस्टम भी नहीं समझ में आता। लोगों को लगता है कि अगर किसी उबर ओला के ड्राइवर ने एक अच्छी सेटिस्फैक्ट्री सर्विस दी है आपको तो उसे 3 या 4 स्टार दे देने चाहिए। 5 स्टार तो तभी मिलेंगे उसे जब उसने कुछ बहुत ही एक्सीलेंट लाजवाब सर्विस दी हो। दूसरी तरफ कुछ लोग छोटे छोटे इश्यूज पर स्टार्स कम कर देते हैं, जैसे कि किसी ड्राइवर को जगह ढूंढने में प्रॉब्लम हो गई या ज्यादा देर कर दी आने में या खुला छुट्टा नहीं था उसके पास। अगर आप भी यही करते हो तो जरा इन गिग वर्कर्स के पर्सपेक्टिव से सोचकर देखा करो। इन लोगों के लिए 4.5 स्टार से नीचे जाने का मतलब अक्सर होता है कि अपनी नौकरी खो देना, इनका घर चलना बंद हो जाएगा। इसलिए अगली बार जब भी आप रेटिंग दो 5 स्टार्स आपके लिए डिफॉल्ट होना चाहिए। वो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो तो उन्हें जाने दो, अनलेस इन वर्कर्स की सही में कोई बहुत बड़ी गलती ना हो तो। इसके अलावा इन्हें धन्यवाद जरूर किया करो इनकी मेहनत और इनके काम के लिए, क्योंकि जिन कंडीशंस में ये काम कर रहे हैं वो सही मायनों में तारीफ के लायक है। और यहाँ इन प्रॉब्लम्स को अगर हमें सुधारना है तो इसका सोल्यूशन ठोस कानून में रखा है। बाकी और देशों की तरह इंडिया में भी जो ट्रेडिशनल लेबर लॉज हैं वो गिग वर्कर्स को कवर नहीं करते। और जैसा मैंने बताया, कंपनीज बड़ी आसानी से लूप होल ढूंढ लेती हैं, खुद को एम्प्लॉयर नहीं बुलाएंगी और ना गिग वर्कर्स को एम्प्लॉयज बुलाएंगी। ये साल 2020 में ही था कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक सोशल सिक्योरिटी कोड पास किया जिसमें एक गिग वर्कर की डेफिनेशन लिखी गई। A person who performs work or participates in work arrangement and earns from such activities outside of traditional employer-employee relationship। बड़ी लूज सी डेफिनेशन है। इस एक्ट के अनुसार एक गिग वर्कर को कई सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि लाइफ और डिसेबिलिटी कवर, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ और मैटरनिटी बेनिफिट्स और ओल्ड एज प्रोटेक्शन। सुनने में बड़ा अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये लॉ सिर्फ पेपर पर ही है, अभी तक ऑपरेशनलाइज नहीं किया गया है इस कानून को। दूसरा, इस कानून में गिग वर्कर्स की अलग डेफिनेशन है प्लेटफॉर्म वर्कर्स से और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स से। प्लेटफॉर्म वर्कर्स वो हैं जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बाहर हैं, लेकिन दे एक्सेस ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड प्रोवाइड सर्विसेज फॉर पेमेंट। एक उबर ओला का ड्राइवर टेक्निकली गिग वर्कर भी कहा जा सकता है, प्लेटफॉर्म वर्कर भी कहा जा सकता है। क्योंकि इतना ओवरलैप है इन डेफिनेशंस में, तो ये बात अभी भी अनक्लियर है कि ये स्कीम्स एग्जैक्टली कैसे अप्लाई होंगी इन वर्कर्स पर। तो एक तरफ जहां इंतजार किया जा रहा है कि सेंटर गवर्नमेंट अपना सोशल सिक्योरिटी कोड इंप्लीमेंट करे, वहीं दूसरी तरफ कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने खुद ही से ही इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया गिग वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सबसे पहले किया था राजस्थान की सरकार ने 2023 में उनकी स्टेट इलेक्शन से पहले, राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट। इस बिल में 5 मेन चीजें थी। पहला, गिग वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन करी जाए स्टेट गवर्नमेंट के साथ। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का उन्हें एक्सेस मिले। तीसरा, उन्हें एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म दिया जाए। चौथा, वेलफेयर बोर्ड्स की एस्टैब्लिशमेंट की जाए, उनके लिए फंड्स रखे जाएं, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से 200 करोड़ रुपए के फंड दिए। और पांचवा, पेनल्टीज हो नॉन कंप्लायंस के लिए कंपनीज पर। ये सब करने के लिए जो एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ेगी उसके लिए एक सेस लगाया जाएगा 1 से 2% का टोटल बिल पर, जो भी एक प्लेटफॉर्म बेस्ड ट्रांजैक्शन होती है उस पर। और क्योंकि सब कुछ डिजिटली किया जाता है तो ये चीज सबको पता होगी कि एग्जैक्टली एक वर्कर के कितने काम करने से कितना और पैसा आया है उस फंड में। जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वर्कर्स को दिए जा रहे हैं उसमें एक्सीडेंट, हेल्थ इंश्योरेंस, मैटरनिटी, ग्रेजुएटी, पेंशन, ईपीएफ, ईसीआईसी और स्कॉलरशिप्स भी इंक्लूडेड हैं। तो सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन एग्जैक्टली कितना इंप्लीमेंट किया जा रहा है इस कानून को राजस्थान में, इसके बारे में ज्यादा जानकारी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। तो ये वही लोग बता सकते हैं जो राजस्थान में काम कर रहे हैं गिग वर्कर्स के तौर पर। अगर आप ऐसे लोगों में से हो तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो। राजस्थान के बाद क्योंकि कर्नाटका में भी कांग्रेस की ही सरकार है, तो वहां भी एक सिमिलर कानून प्रपोज किया गया है कुछ हफ्ते पहले, द कर्नाटका प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल 2024। और इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या दोस्तों, इन कंपनीज ने ऑलरेडी इस बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज ने कहा कि इस बिल के आने से इन एग्रीगेटर्स के बिजनेस को हार्म पहुंचेगी। इस बिल में एलिजिडली मिनिमम नोटिस पीरियड दिया जा रहा है टर्मिनेशन के लिए, एल्गोरिथमिक डिस्क्लोजर्स की बात करी जा रही है, अलग अलग मैकेनिज्म्स को मॉनिटर और ट्रैक करने की बात करी जा रही है। और कुछ कंपनीज का कहना है कि उससे एक बुरा असर पड़ेगा इनके प्लेटफॉर्म्स पर और ये उस स्टेट में अपने ऑपरेशंस ढंग से नहीं कर पाएंगी। मतलब सोचकर देखो, इन कंपनीज को इससे भी प्रॉब्लम है कि एक मिनिमम नोटिस पीरियड दे दिया जाए गिग वर्कर्स को। ये जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको इस वीडियो में बताई दोस्तों, यही सारी प्रॉब्लम्स दूसरे देश भी फेस कर रहे हैं। और जिन सॉल्यूशंस की मैंने बात करी, यही सारे सॉल्यूशंस दूसरे देशों में ऑलरेडी इंप्लीमेंट भी किए जा चुके हैं। थाईलैंड और मलेशिया में काम करने वाले गिग वर्कर्स को हेल्थ और एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है, जिसकी फाइनेंसिंग करी जाती है सिमिलर 2% का सेस लगाकर हर राइड पर।
अमेरिका में नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड ने इनकरेज किया है उबर, लिफ्ट ड्राइवर्स और बाकी और गिग वर्कर्स को कि वो ऑर्गेनाइज हों और लेबर यूनियंस को ज्वाइन करें। यूके और नेदरलैंड्स के देशों ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया है कि गिग वर्कर्स को मिसक्लासिफाई किया गया है। वो कदम उठा रहे हैं कि कैसे उन्हें एम्प्लॉयज की तरह वापस से रिक्लासिफाई किया जाए। और दिसंबर 2023 में यूरोपियन यूनियन ने भी एक प्लेटफॉर्म वर्कर्स डायरेक्टिव पास किया। इसके अनुसार सभी यूरोपियन देशों में गिग वर्कर्स को राइट्स और प्रोटेक्शंस दी जाएंगी। जिन्हें भी मिसक्लासिफाई किया गया है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या फ्रीलांस है, उन्हें रेगुलर एम्प्लॉयज की तरह एज्यूम किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने 5 क्राइटेरियाज बनाए। 5 अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। इनमें से अगर 2 क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई हो जाते हैं तो एक गिग वर्कर को एम्प्लॉय कंसिडर किया जाएगा। और ये बर्डन ऑफ प्रूफ कंपनीज के ऊपर रखा गया है कि जो भी गिग वर्कर्स एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो साबित करे कि ये 5 क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। अब वीडियो काफी लंबा हो गया है तो इतनी लीगल और टेक्निकल डिटेल्स में मैं जाऊंगा नहीं। ये काम इन लॉयर्स पर छोड़ देते हैं और एक्सपर्ट्स पर जो काम कर रहे हैं गिग वर्कर्स के राइट्स के लिए फाइट करने के लिए। यहाँ कुणाल कामरा ने एक बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है इसी प्रॉब्लम को और विस्तार से समझाते हुए। इस डॉक्यूमेंट्री का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कई सारी क्लिप्स जो इस वीडियो में इस्तेमाल की गई वो इसी डॉक्यूमेंट्री से ली गई थी। और आखिर में हम और आप क्या कर सकते हैं? जिस तरीके से आप ऑर्डर लेने के लिए अपने घर का दरवाजा खोलते हैं, उसी तरीके से अपने दिल का भी दरवाजा खोल लीजिए। प्लेस ऑर्डर और योर ऑर्डर हैज अराइव्ड तक का जो सफर है बीच का, उसे विजुअलाइज करके देखिए। बाय डिफॉल्ट अगर काम सेटिस्फैक्टरी रहा है तो हमेशा इन्हें 5 स्टार्स की रेटिंग दीजिए। और अगर आपके ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो याद रखिए कि आपके एंड से कंप्लेन करना कहीं ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू डिलीवरी वाले को बताने से। दैटवेयर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसी वीडियो के कॉन्ट्रास्ट में है ये वाला वीडियो जहां पर मैंने बात करी है सेलिब्रिटीज की फेक लाइफ के बारे में। यहां क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।